हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जिन्होंने भी यहाँ पे इस साल बी फार्मा में एडमिशन लिया हुआ है। तो हो सकता है कि वीडियो के पीछे जो वॉइस है वो आप लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों ने बी फार्मा में एडमिशन ले ही लिया है तो मे बी आप लोग इस वॉइस से जल्दी ही फैमिलियर हो जाओगे। आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो हमारे स्पेशली बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड आप लोग के जो भी डाउट्स हैं उनके ऊपर होने वाली है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग मेनली बात करें कि जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर बी फार्मेसी से भी रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं कि फार्मेसी कोर्स कैसा है, टफ है या फिर ईजी है, और मेनली जैसे जो डाउट्स होते हैं नॉर्मली कि इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम होता है, किन का यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम होता है, और कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने नंबर हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैसे सिलेबस को पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर अगर सिंपली बात करें तो इन सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आप लोग को वीडियो सोल्यूशन और एक अच्छी सी नोट्स कहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पे आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी पता है। मान लो कि सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में आपको पता है, फिर भी आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि सबसे बड़ी बात कि बी फार्मा के बाद आप लोग का स्कोप क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। तो कुछ यहाँ पे मैंने पोल डाले थे, तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनका सभी का आंसर करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लोग ध्यान से बने रहना। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग स्किप कर सकते हो और आगे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा बी फार्मा कोर्स है वो हमारा 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसके अंदर हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोग को टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से देखो ये चीज़ ध्यान देना कि 4 हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 हमारे यहाँ पे इंटरनल सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स ऊपर आप लोगों को दिख रहे हैं, तो इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट्स हमारा कैसा होता है, इसके अंदर भी हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली समझो, ये 4 सब्जेक्ट्स आप लोग के एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी इन्हीं चारों का आप लोग को जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम देना होता है। और एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम के लिए आप लोग का जो है सेंटर जाता है दूसरी यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपका पेपर जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम वगैरह दिए होंगे। और यहाँ पे देखो 2 हमारे होते हैं इंटरनल सब्जेक्ट्स, यानी इनका एग्जाम आपकी ही यूनिवर्सिटी के अंदर होगा और इसके जो भी मार्क्स होंगे वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में होंगे। यानी इसका जो मार्क्स है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा, जबकि जो हमारे बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल पेपर होता है, जिसके मार्क्स आप लोग को जो है हमारे जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ये हो गया हमारे यहाँ पे सिंपली से सब्जेक्ट्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम की बात करें तो पहला हो गया हमारे यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और देखो, इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, जिसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि आप लोग को पढ़ना है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग को पढ़ना है अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में। और 2 सेमेस्टर मिला के आप लोग का 1 ईयर कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आ जाता है हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और फोर्थ आ जाता है हमारा यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स। और इंटरनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारा हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल बायोलॉजी या फिर रेमेडियल मैथ्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारे इंटरनल सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें सिंपली आप कह सकते हो कि आप लोग को थोड़ा सा बोलने चालने की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे यहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे मतलब कैसे आप लोग कई ग्रुप में जाके अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। आप लोग की बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कराने के लिए कुछ टिप्स वगैरह यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से चीज़ें समझनी है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है रेमेडियल बायोलॉजी या फिर रेमेडियल मैथ्स। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को पता है बी फार्मा यहाँ पे पीसीएम और पीसीबी दोनों स्ट्रीम वाले यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स से कर सकते हैं। तो जो हमारे पीसीबी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने भी इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखी होती है, उनको यहाँ पे पढ़ना होता है रेमेडियल मैथ्स। ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने इंटर में बायो ले रखी है तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है रेमेडियल मैथ। और अगर आप लोगों ने इंटर में मैथ ले रखी थी तो आप लोग को सिंपली पढ़नी है रेमेडियल बायोलॉजी। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। बाकी अभी इनका एग्जाम कितने नंबर का होता है उन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इनके अंदर आप लोग को कितनी यूनिट्स पढ़नी है और कौन कौन से हमारे मेनली टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने एच हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शॉर्ट में आप लोग को एच के नाम से अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एच देखो, सबसे पहली बात होता क्या है, एच हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इंटर में जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ ली है, तो बायोलॉजी का वो पार्ट जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बायोलॉजी जो इंटर में थी वहाँ पे आप लोगों ने पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, वो ह्यूमन बायोलॉजी भी थी, ठीक है, आप लोगों ने प्लांट बायोलॉजी भी पढ़ी है, आप लोगों ने एनिमल बायोलॉजी भी पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे एच के अंदर हम लोग मेनली ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी ह्यूमन बॉडी की जो भी बायोलॉजी है वो आप लोग को यहाँ पे एच के अंदर पढ़नी है। एंड अगर आप लोगों ने इंटर में बायोलॉजी ले रखी थी और अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी, तो ये सब्जेक्ट आप लोग के लिए काफ़ी इजी होने वाला है। बिल्कुल वही सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने इंटर में ऑलरेडी पढ़े, और थोड़े बहुत नई चीज़ें आप लोग को मिल सकती हैं, थोड़ा सा लेवल एडवांस हो सकता है, बाकी काफ़ी सिंपल सा सब्जेक्ट है। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे ये हमारी दो पार्ट में है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, हमारी बॉडी के अंदर मेनली 11 सिस्टम होते हैं, जिसमें से यहाँ पे आप कह सकते हो 5 से 6 सिस्टम आप लोग को यहाँ पढ़ने, बाकी बचे सिस्टम आप लोग को एच सेकेंड में पढ़ने, जो कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। तो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आप लोग को बेसिकली हमारा ह्यूमन बॉडी का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ना है, जो भी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद हमें जो है सेल के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, और फिर हमें पढ़ना है यहाँ पे टिश्यू के बारे में। अब देखो, ये सारी चीज़ें आप लोग को कहाँ मिलेंगी, इनके नोट्स कहाँ मिलेंगे, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। एंड नोट्स बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल आप लोग उस पर बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हो। तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे अगर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में के बारे में, जो कि हमारा स्किन और हेयर नेल्स के ऊपर होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो भी यहाँ पे पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने भी इंटर में मैथ्स ले रखी थी, तो उनको भी यहाँ पे कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एच कोई ऐसा बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो। तो अगर आप लोग का बायोलॉजी से कोई नाता नहीं भी था, फिर भी ऐसा नहीं है कि एच आप लोगों को बहुत टफ पढ़ने वाली है, बल्कि एच सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, काफ़ी ईजी होता है। बस आप लोग को थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह की बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नहीं भी है तो आप लोग आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना है यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी जो भी हमारा बोन्स वगैरह होता है, ठीक है। और फिर हमारे पढ़ना है जॉइंट्स के बारे में। एंड यूनिट 3 की बात करें, देखो सबसे पहली बात, टोटल हमारे हर सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में आप लोग को जो है सिर्फ 5 यूनिट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 5 यूनिट आपकी हर सब्जेक्ट में बी.फार्मा के अंदर होती हैं। तो यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपका आ जाता है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, यानी कि इसमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड के बारे में स्पेशली आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। और फिर हमारा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो लिम्फ सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पे आप लोग को लिम्फ के बारे में पढ़ना है। एंड यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप लोग को टोटल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है, बल्कि उसका सिर्फ एक पार्ट पढ़ना है। जो मेन नर्वस सिस्टम है वो आप लोग को बी.फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और फिर हमारा यहाँ पे सेकेंड चैप्टर आ जाता है यहाँ पे स्पेशल सेंसेज, यानी इसके अंदर आप लोग को आई, ईयर, टंग, इन सब के बारे में पढ़ना है। और फिर एट लास्ट में हमारी यूनिट 5 में आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हार्ट के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोग को फर्दर आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एच सिंपली सी बात है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने 11th 12th दोनों जगह पढ़ी है, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को वैसे नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हमें पढ़नी है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हमारी फार्मेसी में क्या रोल है, हमें बेसिकली उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि बी.फार्मा में स्पेशली स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको लगता है कि केमिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और उनको क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो देखो, पहली बात, आप लोग को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी.फार्मा में जो केमिस्ट्री का लेवल है वो उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत करते हो और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो तो आप लोग को चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है इम्प्योरिटीज़ के बारे में, और फिर आप लोग को पढ़ना है कुछ हमारे लिमिट टेस्ट और फार्माकोपिया के बारे में। तो देखो, इम्प्योरिटीज़ आप लोग को जो भी हमारे जैसे फार्मास्यूटिकल दवाएं होती हैं तो उनमें कैसे इम्प्योरिटी आ सकती है उनको बनाने के दौरान,
और फार्माकोपिया की बात करें तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। और यूनिट 2 की बात करें तो हमारा एसिड बेस एंड बफर्स के बारे में पढ़ना है, जिसको आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है। और फिर हमारा जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो है एसिडिफायर्स, एंटासिड्स, कैथार्टिक्स। अब देखो ये सारी चीज़ें कुछ नई नहीं है। एंटासिड हमारा क्या होता है, जब हमारे स्टमक में एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग कुछ दवाएं लेते हैं, उन्हीं को हम लोग सिंपली एंटासिड बोलते हैं। और फिर यूनिट 4 में आप लोग को एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, जो भी कफ सिरप होते हैं, जैसे आप लोगों को जब खांसी वगैरह आती है तो जो सिरप पीते हो, बस वही होता है एक्सपेक्टोरेंट। देखो ये नाम थोड़े से हमारे फार्मास्यूटिकल नेम है, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट हैं चीज़ें काफ़ी सिंपल एंड ईजी, जैसे कि एंटीडोट हो गया और एस्ट्रीजेंट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। और यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो भी अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज होती हैं उनके बारे में आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे फार्मेसी के स्टैंडर्ड से पढ़ना है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड सब्जेक्ट की, तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब देखो इसमें सिंपली जैसा इसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनालिसिस से आप लोग क्या समझते हो? एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, यानी किसी चीज़ की परख करना। तो यहाँ पे जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको एनालाइज करने का काम करते हैं। अब इसमें हम लोग मेनली बात करें तो आप लोगों ने जो 11th-12th में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया था, तो टाइट्रेशन के बारे में ही आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। और फिर हमारा यहाँ पे सेकंड चैप्टर आ जाता है एरर्स के बारे में, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे जो यूनिट है तो इसमें आप लोग को पढ़ना है सिंपली, अब यहाँ से आप लोग का टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ना है आप लोग को एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, फिर पढ़ना है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। और फिर यूनिट 4 में आप लोग को एट लास्ट में पढ़ना है रिडॉक्स टाइट्रेशन। एंड यूनिट 5 में फिर आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़नी है। और फाइनली हम लोग बात करें अपने फोर्थ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट की, तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, जिसमें यूनिट 1 में आप लोग को, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही सब्जेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें फार्मेसी से रिलेटेड पढ़नी है। जैसे आप लोग इसमें पढ़ोगे हमारी फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का मतलब हमारी जो दवाएं अलग अलग डोजेज फॉर्म, जैसे कि कुछ हमारी सॉलिड होती हैं, कुछ हमारी लिक्विड होती हैं, कुछ हमारी गैस होती हैं। जैसे टैबलेट हमारी सॉलिड हो गई और सिरप हमारा लिक्विड हो गया, और हमारी कुछ एरोसोल्स गैसेज वगैरह होती हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग यहाँ पे डोजेज फॉर्म के अंदर पढ़ रहे होगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन का सिंपली सा मतलब होता है दवा का पर्चा। तो जो डॉक्टर हमें दवा का पर्चा लिखता है उसके अंदर भी काफ़ी बहुत ही माइक्रो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। और फिर आता है यहाँ पे पोजोलॉजी। तो पोजोलॉजी के अंदर यहाँ पे जो दवाएं होती हैं वो किस बेस पे दी जाती हैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की, तो इसमें आप लोग को पढ़ना है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में। यानी इसमें आप लोग ये पढ़ोगे कि जो दवा की डोज होती है वो हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं। और फिर आप लोग को पढ़ना है पाउडर्स के बारे में। पाउडर्स यानी कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारा डस्टिंग पाउडर हो गया, और कुछ खाने वाले पाउडर्स भी होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि जो भी सिरप वगैरह होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और यूनिट 3 में ही हमें जो है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे हमारे मोनोफेजिक लिक्विड्स और बाईफेजिक लिक्विड्स। और यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है सपोजिटरीज के बारे में। तो ये भी हमारी एक टाइप की डोजेज फॉर्म होती है। आप लोगों ने नाम नहीं सुन रखा होगा, लेकिन आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और फिर हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो यूनिट 4 में आप लोग को इसके बारे में पढ़ना है। एंड एट लास्ट में आप लोग को पढ़ना है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी कि जो ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होती हैं, उनके बारे में आप लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये था हमारे यहाँ पे कह सकते हो एक्सटर्नल एग्जाम के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका जो एक बेसिक सिलेबस इंट्रोडक्शन। सो अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो बी फार्मा का एग्जाम है उसका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो टोटल मार्क्स होते हैं आप लोग के एक सब्जेक्ट के वो होते हैं 100, लेकिन जो उसमें यूनिवर्सिटी मार्क्स होते हैं, यानी जो जैसे ये हमारे जो 4 सब्जेक्ट थे जिनका पेपर आप लोग को बाहर जाके देना है, बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का पेपर आप लोग का आता है 75 मार्क्स का। और जो यहाँ पे 25 मार्क्स होते हैं वो आप लोग के इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो इंटरनल मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स आप लोग को जो है बोर्ड की यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है। तो अब ये इंटरनल मार्क्स की बात करें तो ये आप लोग को मिलता कैसे है।
तो देखो इसके लिए कॉलेज में होते हैं कुछ सेशनल एग्जाम्स, मोस्टली यहाँ पे 3 सेशनल एग्जाम होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कॉलेजेस में 2 भी होते हैं। तो मिनिमम 2 तो होते ही हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 3 सेशनल एग्जाम आप लोग को देने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं और कुछ आप लोग का बिहेवियर और कुछ अटेंडेंस, तो ये सब मिला के आप लोग का 25 मार्क्स होता है, जिसमें से मिनिमम बहुत कम भी अगर आप लोग को मिले तो कभी भी 15 मार्क्स से कम आप लोग को नहीं मिल सकते। और जनरली कॉलेज वाले, अगर कॉलेज आप लोग का थोड़ा बहुत नया है तो आप लोग को 20 से प्लस ही नंबर वो लोग दे देते हैं। और अगर आप लोग का कॉलेज बहुत ज़्यादा मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड है तो वहाँ पे आपको इनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन स्टिल कभी आप लोग को यहाँ पे 15 मार्क्स से कम नहीं मिलेंगे। और जो आप लोग का एक्सटर्नल मार्क्स होता है वो होता है हमारे यहाँ पे 75 मार्क्स का, यानी कि जो आप लोग यहाँ पे एक्सटर्नल पेपर दोगे वहाँ पे 75 मार्क्स का पेपर होगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स होते हैं टोटल 50 आउट ऑफ 100। अब देखो इस चीज़ को आप लोग समझना, यहाँ पे आप लोगों को जो 50 मार्क्स हैं इन दोनों को मिला के आप लोग के 50 मार्क्स होने चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे पास हो जाओगे। तो 50 मार्क्स इसको ऐसे समझो, मान लो ये जो इंटरनल है इसमें हम लोग मानते हैं कि 25 में से आप लोग को 20 मार्क्स मिले, ठीक है। तो इसका मतलब फिर आप लोग को जो एक्सटर्नल है, यानी कि जब आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी एग्जाम दोगे तो 75 में से मिनिमम आपके 30 नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। तब जाके ये टोटल कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे पास हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अच्छा मान लो अगर इंटरनल में आप लोग को 25 मिले हैं तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल में आप लोग को 75 में से 25 लाने होंगे। एंड अगर बाय द वे मान लो आप लोग को यहाँ पे 25 में से 15 मार्क्स मिल रहे हैं तो आप लोग को एक्सटर्नल में कम से कम 35 मार्क्स लाने होंगे 75 में से। यानी कि देखो टोटल दोनों मिला के आप लोग का अगर 50 आ जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली पास हो जाओगे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सिंपल सा बी फार्मा का एग्जाम पैटर्न। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। अब हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं कि जो आप लोग का बी फार्मा का जो भी सिलेबस है तो इसका कंटेंट आप लोग को यहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो कंटेंट आप लोग को सिंपली इसी चैनल पर मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे जो भी चैनल दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आप लोग थोड़ा सा नीचे जाओगे, बस आप लोग को बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर 2023 टू 2024 बैच के नाम से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आपकी जो भी चारों सब्जेक्ट हैं उसकी यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसमें आप लोग को सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी यूनिट 5 है वो हमारी कुछ सब्जेक्ट में स्किप हो गई थी, बट आप लोग का जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम लोग वो भी कवर करवा देंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जितने भी टॉपिक हैं इनकी आप लोग को वेल हैंड रिटन नोट्स इन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यानी ये जो भी वीडियो है इनका आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और उसके फर्स्ट नंबर पे ही आप लोग को नोट्स की लिंक मिल जाएगी। वहीं से आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड नोट्स आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पैटर्न एज वेल एज फॉर योर नॉलेज, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली हमारे इंस्टाग्राम पे जाके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी हाईलाइट में इसको मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसा स्टूडेंट्स का, यानी आपके जो सीनियर बैच है जो आपका, उनका रिजल्ट यहाँ पे कैसा आया हुआ है। या फिर आप लोग कमेंट में भी अगर आप लोग के कोई सीनियर है तो आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो भी हमारी नोट्स थी वो सफिशिएंट रही थी उनके लिए या फिर नहीं रही थी और उन्होंने यहाँ पे कैसा स्कोर किया था। बाकी आप लोग खुद यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फर्स्ट सेमेस्टर की हाईलाइट्स में जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को सिंपली यहाँ पे नोट्स और स्टडी मटेरियल बी फार्मा से रिलेटेड मिल जाएगा जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का है। और यहाँ पे देखो बात करें इंटरनल सब्जेक्ट्स की, तो देखो इंटरनल सब्जेक्ट्स वैसे भी काफ़ी सिंपल ही होते हैं, ईजी होते हैं और आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी मार्क्स होते हैं। तो यूनिवर्सिटी जनरली यहाँ पे आप लोग को अच्छे से नंबर दे देती है, बस आप लोग को थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी होती है, जितना तो आप लोग अपने आप कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे अगर उसके लिए भी हम आपके लिए कुछ कर पाएँ तो। और अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके रिलेटेड हर कोई कंफ्यूज थोड़ा बहुत रहता है। फ्रेशर्स की बात करें वो तो रहते ही हैं और जो बी फार्मा कर रहे होते हैं वो भी रहते हैं। यानी कि आप लोगों ने बी फार्मा ले तो लिया, लेकिन अब इसके बाद क्या। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आफ्टर बी फार्मा आप लोग के पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है। या तो आप डायरेक्टली जॉब में जा सकते हो, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बी फार्मा के बाद डायरेक्टली जॉब में भी जाना चाहोगे तो आपके पास कई सारे जॉब ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम लोग किसी और कोर्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बी फार्मा के बाद आप लोग डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। आप लोग को सिर्फ आपकी डिग्री के बेस पे भी जॉब मिल जाएगी। और अगर आप लोग चाहो तो बी फार्मा के बाद आप लोग जो है हायर एजुकेशन यानी कि एम फार्मा के लिए भी जा सकते हो। तो अगर मान लो आप लोग बी फार्मा के बाद डायरेक्टली जॉब में जाना चाहते हो तो जॉब में आपके पास मेनली 2 अपॉर्चुनिटी होती है। पहला हमारा आता है इंडस्ट्री सेक्टर, दूसरा आता है हमारे यहाँ पे मार्केटिंग सेक्टर। तो इंडस्ट्री में भी हमारी
काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। ऑल्दो ये बात है कि अगर आप डायरेक्टली बी फार्मा के बाद जॉब में जाओगे तो देखो स्टार्टिंग के 1-2 साल आप लोगों की सैलरी काफ़ी कम रहने वाली है। देखो 1-2 साल काफ़ी कम रहती है, बट उसके बाद डेफिनेट काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। अब जैसे अगर बात करें जॉब के, अगर आप लोग डायरेक्टली बी फार्मा के बाद जॉब में जा रहे हो तो आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, यानी एज आप टीचिंग स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप बी फार्मा के बाद डायरेक्टली टीचिंग जॉब में जाओगे तो आप लोग को डी फार्मा को पढ़ाने को मिलेगा, ठीक है। बी फार्मा वालों को आप वैसे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद डायरेक्टली आप बी फार्मा वालों को तो नहीं पढ़ा सकते, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे एम फार्मा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो आप लोग जो है मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, जैसे कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हो, या फिर अगर आप लोगों का कुछ फैमिली बिजनेस है तो उसको बढ़ा सकते हो। एंड उसके बाद बिजनेस तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो अगर आपको इसके रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप लोग आफ्टर बी फार्म जो है हायर एजुकेशन यानी एम फार्मा के लिए जाना चाहते हो, एंड जनरली अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको यही एडवाइस करेंगे कि बी फार्मा के बाद आप लोग को डेफिनेटली एम फार्मा के लिए जाना चाहिए। और वो भी कैसे जाना चाहिए, वो भी जाना चाहिए आप लोग को जीपेट या नाइपर के थ्रू। तो देखो एम फार्मा करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है जीपेट, दूसरा होता है नाइपर, एंड थर्ड होता है हमारा यहाँ पे प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट से भी आप एम फार्मा कर सकते हो। और अगर आप लोग को यहाँ पे अपना एम फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करना है तो आप लोग यहाँ पे जीपेट या नाइपर के थ्रू जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो जीपेट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ जाता है, जो भी यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह होती हैं वो फर्स्ट ईयर से ही जीपेट का नाम स्टूडेंट्स के दिमाग में लेना स्टार्ट कर देती हैं। बाकी कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि यहाँ पे जीपेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जीपेट के बारे में फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को हम दे सकते हैं। जैसे कि जीपेट का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखो सिंपल सी बात है, जीपेट हमारा एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि आपका एम फार्मा के लिए होता है। यानी जीपेट का एग्जाम देके आप लोग किसी भी बहुत अच्छे कॉलेजेस से एम फार्मा अपना कंप्लीट कर सकते हो। अब अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आप लोग को या तो बी फार्मा ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो आप लोग जो है 4th ईयर में ही होने चाहिए। यानी कि अगर आप 4th ईयर में हो तब भी आप लोग यहाँ पे इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इवन अगर बात करें तो 3rd ईयर वाले भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो सेलेक्ट भी हो जा रहे हैं तो उनका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो 3rd ईयर में ही थे। तो 4th ईयर वाले या फिर जिनका भी बी फार्मा कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पे जीपेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या जीपेट का एग्ज़ाम देने से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं? तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आप लोग यहाँ पे जीपेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोग को 12,400 पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में एज ए स्टीपेंड मिलता है। एंड ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से आप लोग को जीपेट के लिए जाना ही चाहिए। यानी अगर आप लोग जीपेट के लिए जाते हो तो 2 साल तक, जब तक आप एम फार्मा करोगे तब तक आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ 12,400 रुपये आएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जीपेट की। और मेन थिंग ये है कि जीपेट के बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो नाइपर के लिए। यानी नाइपर यहाँ पे कोई अलग सा एग्जाम नहीं है, बल्कि नाइपर आप कह सकते हो जीपेट के बाद का एग्जाम है। अगर आप जीपेट क्वालिफाई करते हो तो आप लोग को नाइपर देने का मौका मिलता है। एंड नाइपर यहाँ पे एक जीपेट से भी अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। तो इन सब के बारे में किसी सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप सिंपली समझो। और बात करें सिंपली तो जीपेट से आप लोग को बेस्ट फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन लेने का चांस मिल जाता है, और यहाँ पे बेटर प्लेसमेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी जीपेट के जो भी कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे डायरेक्टली कंपनी आपके कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे बेस्ट टीचिंग स्टाफ आप लोग को देखने को मिल जाता है, क्योंकि जीपेट में जनरली यहाँ पे जीपेट क्वालिफाई और नाइपर क्वालिफाई टीचर्स ही पढ़ाते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा स्टाफ आप लोग को मिल जाता है। सो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसके लिए आप लोग को जो है हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। और बाकी हम लोग बात करें अपने जीपेट के मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीपेट में जो हमारे सबसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फार्माकोलॉजी, तो ये आप लोग को 4th सेमेस्टर यानी बी फार्मा 4th सेमेस्टर से देखने को मिलता है। फार्माकोग्नोसी ये भी आपको बी फार्मा 4th सेमेस्टर से ही देखने को मिलेगा। फार्मास्यूटिक्स, तो देखो ये फार्मास्यूटिक्स से आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि ये आप लोग का जो 1st सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स है वो है। देखो फार्मास्यूटिक्स के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली अभी आप लोग आने वाले सेमेस्टर्स में फार्मास्यूटिक्स के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ोगे, जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये सारी चीज़ें हमारी फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट होती हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का मतलब यहाँ पे 1st सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स से नहीं है, बल्कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा सिलेबस हमारा फार्मास्यूटिक्स से ही आता है। और उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री,
तो इसके अंदर भी हमारे बी फार्मा के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री हैं वो आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो थोड़ा सा उसका भी पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जनरली सेकेंड सेमेस्टर से आप लोग की स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होगी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो वो सारे पार्ट आप लोग को यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे जीपेट के कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोग को यहाँ पे अभी से जीपेट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस बस अच्छे से पढ़ो। अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ते हो तो वहाँ पे काफ़ी मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको यहाँ पे नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन स्कोरिंग मार्क्स, ठीक है। यानी आप लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की अगर सोच रहे हो, अच्छा रिजल्ट, अच्छा परसेंटेज बनाने की कोशिश कर रहे हो और नॉलेज आप लोग नहीं लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी गलत हो जाएगी। आप लोग को पूरा फोकस नॉलेज लेने पर ही करना है, क्योंकि एट लास्ट में देखो फार्मेसी में आपको नॉलेज ही काम आने वाली है। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ अपने रैंडम क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोग के द्वारा पूछे गए थे। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बी फार्मा अगर आप कर रहे हो तो डेली स्टडी टाइम, यानी डेली आप लोग को अपना सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए। तो अगर एक जनरल बात करें तो अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बट रेगुलर बेस पे, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कभी हम लोग 2 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी हम लोग 4 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन तक कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करना है। आप लोग को एक डेली स्टडी रूटीन बना के रखना है। अगर कुछ नहीं तो 2 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है सेल्फ स्टडी, ठीक है। जो आप यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज में जाके पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे ही, बट सेल्फ आप लोग को एटलीस्ट 2 घंटे टाइम देना है। अब 2 घंटे कुछ लोगों को बहुत कम लग सकते हैं, बट अगर डेली आप लोग 2 घंटे दोगे, देखो डेली दे रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा है। इंस्टीड ऑफ कि आप लोग एक दिन बैठ के 6 घंटे 8 घंटे पढ़ ले रहे हो और 10 दिन तक कुछ आता पता नहीं है। सो डेली 2-3 घंटे इज़ मोर देन सफिशेंट, ओके। और अगर हम लोग बात करें बी फार्मा टफ है या फिर इजी है, तो देखो ना टफ है ना इजी है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे अच्छे से तो आराम से चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोग बात करें नोट्स सफिशिएंट है या फिर नहीं है, यानी कि जो हमारी नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं या फिर नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि वैसे आप लोग को मैंने स्क्रीनशॉट भी थोड़े बहुत दिखा दिए, बट मेनली आप लोग जाके इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स में इसको चेक कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछो तो डेफिनेटली मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। एंड हिंदी मीडियम गाइडेंस, यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यानी कि उनको थोड़ा सा इंग्लिश से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। एंड आई नो मेरे भी काफ़ी बैचमेट्स थे हिंदी मीडियम से, तो उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट डेफिनेटली जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो चीज़ें काफ़ी फैमिलियर हो जाएंगी। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करोगे, जो कि कुछ हमारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोग को काफ़ी नए लगेंगे, तो देखो अगर इमीडिएटली आप लोग ये काम करते हो कि जो वर्ड है आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसका डायरेक्टली हिंदी मीनिंग सर्च करो, ठीक है, उसके बारे में पता करो। अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट टाइम के साथ सब चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती हिंदी मीडियम वालों को, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट लास्ट में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हायर स्टडीज वर्थ इट, यानी कि आप लोग का बी फार्मा के बाद एम फार्मा के लिए जाना वर्थ इट है या फिर नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। आप लोग को डेफिनेटली जाना ही चाहिए बी फार्मा के बाद एम फार्मा के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप जॉब में जाते हो, अब देखो ये चीज़ ना थोड़ी सी डिपेंड करती है कि आपका जो जॉब प्रायोरिटी है वो है किस फील्ड में। जैसे कि अगर बात करें टीचिंग की या फिर इंडस्ट्री जॉब की, तो आप लोग को डेफिनेटली एम फार्मा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग या इंडस्ट्री में आप लोग का जो हायर एजुकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप लोग मान लो आप लोग सोच रहे हो मार्केटिंग के लिए जाने के लिए, या फिर आप लोग का कुछ फैमिली बिजनेस वगैरह है, तो आई थिंक सो कि आप लोग बी फार्मा के बाद भी उसको परस्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे जीपेट के थ्रू एम फार्मा में जाओगे तो आप लोग को पर मंथ 12,400 रुपीज़ एज ए स्टीपेंड भी देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो उसका तो कोई रीज़न है नहीं। अगर आप लोग जीपेट निकाल लेते हो तो वो तो आप लोग का सॉल्व हो ही जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग को हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। और ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जनरली स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। बाकी अगर अभी भी कुछ डाउट है और जो कि हमने क्लियर नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपके कोई सीनियर्स वगैरह हैं, अगर वो देख रहे हैं, तो आई वांट कि जो जूनियर्स के आपके आंसर है वो सीनियर्स ही दें, ठीक है। तो आप सीनियर से अपने क्वेश्चन कर सकते हो, डेफिनेटली वो आंसर ज़रूर करेंगे, काफ़ी अच्छे सीनियर्स हैं आपके। तो ये था हमारा यहाँ पे आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।